अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एकेडमिक की टेस्ट प्रिपरेशन करेंगे सेलर ब्रावो बैच 2025 के बारे में। जितने भी अहम तरीन सवाल हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। कल मैं वीडियो नहीं बना सका था, उस चीज़ के लिए माज़रत, थोड़ा बिज़ी चल रहा था। बाकी इंशाल्लाह आज हम काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाएँगे। कोशिश करेंगे कि डिटेल्ड वीडियो जितनी लॉन्ग हो सके उतनी, और जितने कम से कम वक़्त में जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो सकेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाता है अ स्विच हैज़ हाउ मनी पॉसिबल स्टेट्स, यानी कि एक जो स्विच होता है उसके अंदर कितनी पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, मतलब वो क्या-क्या काम कर सकता है। कितनी कितने काम कर सकता है। एक स्विच होता है तो वो क्या हो सकता है, या तो ऑन हो सकता है या तो ऑफ हो सकता है। तो इसकी 2 ही पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। इससे ज़्यादा तो एक स्विच का कोई काम नहीं होता ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876 मेड अ डैश। अच्छा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो था उसने 1876 में क्या चीज़ बनाई थी? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है मशीन, बी पर है कंप्यूटर, सी पर है टेलीफोन एंड डी पर है सेल। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है टेलीफोन। ग्राहम बेल ने टेलीफोन को इजाद किया था, टेलीफोन बनाया था। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ग्राहम बेल ने जो टेलीफ़ोन है वो कौन से सन में बनाया था, कब बनाया था? तो आप उसका जवाब होगा 1876। तो ये दोनों तरीके से सवाल आ सकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। अच्छा, तो जब दो हल्के वजन वाले हल्के से जो न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में मिलते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, सी पर है बॉम्बार्डमेंट एंड डी पर है डिसइंटीग्रेशन। तो इन आंसर बताने से पहले समझा दूं न्यूक्लियस होता क्या है, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस होता क्या है। न्यूक्लियस जो होता है एटम के दरमियान का, मतलब एक एटम होता है ना। एटम क्या होता है? दुनिया की हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है, जॉन डेंटल ने बोला था। तो जो एटम होता है ना वो सबसे छोटा पार्ट होता है, हर चीज़ का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। अब एटम के अंदर जो है ना न्यूक्लियस होता है, कहाँ पर होता है एटम के अंदर? बिल्कुल बीच में, एटम के बिल्कुल सेंटर में जो है न्यूक्लियस होता है। और वो जो न्यूक्लियस होता है ना, वो जो है उसका पूरा वज़न कैरी किया होता है, मतलब पूरे एटम को सँभाले हुए होता है। ठीक है, बाकी इस पे बहुत लंबे लेक्चर हैं, मगर मैं इतना ही बता सकता हूँ अभी। अब अंदर ये पूछा है कि जब 2 छोटे-छोटे न्यूक्लियस को आपस में जोड़ा जाए, मिलाया जाए और उनसे एक बड़ा न्यूक्लियस बने, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इट्स एक्सीलरेशन इज डैश। अच्छा, जब एक बॉडी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ घूम रही है या चल रही है। फॉर एग्जांपल, अगर गाड़ी एक स्पीड में चल रही है, 80 की स्पीड में चल रही है, तो वो 80 की स्पीड में ही चलती रहे ना। 80 से कम हो 79 हो, ना 80 से ऊपर 81 या उससे ज़्यादा हो। तो एक ही स्पीड में जो चीज़ मूव कर रही होती है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, जैसे पंखा हमारे पास मूव कर रहा होता है, जब तक हम इसे रिमोट से इसकी स्पीड कम या तेज़ नहीं करें तो ये एक ही स्पीड में घूमता रहता है, तो ये इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तो जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है? अब जब एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होना। ठीक है, वेलोसिटी का चेंज होना यानी कि स्पीड का बढ़ना या कम होना। ठीक है, अब जब इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो ना स्पीड ज़्यादा हो रही है ना कम हो रही है, तो कितनी हो रही है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो कितनी होगी? 0 होगी। तो ऑप्शन डी इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया। तो स्टेट्स यानी कि इसकी कितनी तरह की स्टेट्स होती हैं, कितनी तरह का इक्विलिब्रियम पाया जाता है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पर है 2, बी पर है 4, सी पर है 3 एंड डी पर है 5। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है 3। टोटल 3 स्टेट्स पाई जाती हैं इक्विलिब्रियम की। एक होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, फिर उसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और 3 पर जो थर्ड टाइप होती है वो होती है मेरे ख्याल से न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हाँ, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये 3 स्टेट्स पाई जाती हैं इक्विलिब्रियम की। तो यहाँ 3 ऑप्शन सी वाला जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज। जो कैपिटल जी होता है यानी कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसका यूनिट क्या होता है, यानी कि इसको किस चीज में मेजर किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पर है न्यूटन मीटर पर केजी, बी पर है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और उसके बाद है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी
स्क्वायर। अच्छा, ये ऑप्शन बी और सी जो है सेम हो गए। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास है न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, सी भी सेम ही है तो बी या सी दोनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है। तो बस आपने याद रखना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज अर्थ सरफेसेस। अच्छा, जो वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की, यानी कि ग्रेविटी की कितनी वैल्यू होती है अर्थ की सरफेस पर, जमीन पर ग्रेविटी कितनी होती है, बेसिकली ये घुमा के बात की हुई है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है 9.8 मीटर सेकेंड, बी पर है 9.8 मीटर पर सेकेंड, सी पर है 9.8 मीटर पर स्क्वायर एंड डी पर है 9.8 मीटर पर स्क्वायर। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द मून कंप्लीट्स अ रोटेशन अराउंड द अर्थ इन डैश डेज। जो मून है यानी कि जो चांद है वो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि वो रोटेट करता है, यानी कि अर्थ के इर्द गिर्द जो है चांद चक्कर लगा रहा होता है। तो ये एक मून कंप्लीट्स अ रोटेशन अराउंड द अर्थ इन, अच्छा जो एक रोटेशन है यानी कि एक चक्कर लगाता है अर्थ के दरमियान, वो कितने टाइम में कितने दिनों में मुकम्मल करता है एक चक्कर। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है 28, बी पर है 27.3, सी पर है 30 एंड डी पर है 3। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है 27.3, यानी कि 27.3 डेज में हमारा जो मून है वो अर्थ के गिर्द चक्कर पूरा करता है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द यूनिट ऑफ पावर इज, पावर जो होती है उसका यूनिट क्या होता है, यानी कि पावर को हम किस चीज में मेजर करते हैं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है जूल, बी पर है कूलम्स, सी पर है न्यूटन एंड डी पर है वॉट। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि क्या है वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द मास एनर्जी इक्वेशन इज, जो मास और एनर्जी की इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है इज इक्वल्स टू एम सी, बी पर है इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर, सी पर है इज इक्वल्स टू एम ऑब्लिक सी एंड डी पर है इज इक्वल्स टू एम सी एम पर सी स्क्वेयर। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर। और ये किसने बताई थी, आइजैक न्यूटन ने आई थिंक बताई थी। हाँ, मिस्टर आइजैक न्यूटन जो थे, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने ये मास एनर्जी की इक्वेशन हमें प्रोवाइड करी थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रमज़ान इज ऑन विच नंबर ऑन इस्लामिक कैलेंडर। जो इस्लामिक कैलेंडर होता है उसमें रमज़ान जो है वो कौन से नंबर आता है, पहले 7वें नंबर पर आता है, छठे नंबर पर आता है, 8वें नंबर पर आता है या 9वें नंबर पर आता है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि क्या है इस्लामिक कैलेंडर का 9वां मंथ, यानी कि रमज़ान जो है 9वें महीने में आता है इस्लामिक कैलेंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉन बाय, क्रिकेट का क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, तो पहला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो कौन जीता था। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है वेस्ट इंडीज, बी पर है इंडिया, सी पर है इंग्लैंड एंड डी पर है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है वेस्ट इंडीज। पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने विन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। प्रपोजिशन पुट करेंगे, आई लिव डैश कराची में, कराची में रहता हूँ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो चारों में से देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए पर है द, बी पर है बाय, सी पर है इन एंड डी पर है टू। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है इन, आई लिव इन कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ऑड वन आउट, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक जो तीन चार ऑप्शंस में से बिल्कुल डिफरेंट हो, बिल्कुल मुख्तलिफ हो, उस ऑप्शन को हमने सही आंसर बताना है, उस वो हमने निकाल के ढूंढ के बताना है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर है अंकल, बी पर है मदर, सी पर है फादर एंड डी पर है सन। तो यहाँ जो मदर, फादर और सन है ये बहुत क्लोज रिश्ते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो है जुड़े हुए रिश्ते हैं, बहुत करीबी रिश्ते हैं। मगर जो अंकल है वो बिल्कुल ही थोड़ा दूर का रिश्ता होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि अंकल दूर का है, बाकी तीनों करीब करीब के रिश्ते हैं। तो इस वजह से अंकल वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द अपोजिट ऑफ प्योर इज, अच्छा
अपोजिट यानी कि एंटोनियम बनाना है प्योर का। प्योर किसी भी ऐसी चीज को बोलते हैं जो खालिस हो, तो इसका हमें अपोजिट उलट बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पर है अनएडल्टरेटेड, सी बी पर है कॉम्प्लिकेट, सी पर है इम्प्योर एंड डी पर है नन ऑफ दीज। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है इम्प्योर। प्योर इम्प्योर यानी कि प्योर मतलब खालिस, और जो सी पर इम्प्योर है उसका मतलब बिल्कुल जो खालिस नहीं होती चीज वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड कायदे आजम प्रपोज्ड हिज 14 पॉइंट्स। कायदे आजम ने जो अपने 14 पॉइंट्स पेश किए थे, बताए थे, वो कब बताए थे? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पर है 27 मार्च 1929, बी पर है 28 मार्च 1929, सी पर है 28 जून 1929 एंड डी पर है 28 मार्च 1913। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है 28 मार्च 1929, यानी कि 28 मार्च 1929 में कायदे आजम ने अपने 14 नुकात पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताना है हमें कि क्या फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है Na यानी कि सोडियम। Na को जो है हम हमेशा सोडियम से जो है शो करते हैं। तो ए पर है Na सोडियम, बी पर है NaCl, सी पर है Mg मैग्नीशियम, डी पर है SiO2। SiO2 आई थिंक सो सैंड का फॉर्मूला होता है ये। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं आई थिंक। सैंड मट्टी जो होती है, रेत होती है ना समंदर वाली, उसका फॉर्मूला होता है। मुझे कंफर्म नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा मैं करेक्ट हूँ या नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, वो NaCl है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो कौन सा है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अच्छा, इन चारों में से जौन सा बड़ा है ना वो ही बताना है हमें। वैसे तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इंडस हॉस्पिटल है, मगर इन चारों में सबसे बड़ा वो बताएंगे। ए पर है मायो हॉस्पिटल, बी पर है आर्टेमिस हॉस्पिटल, सी पर है मैनिपल हॉस्पिटल, डी पर है पेन शिफा हॉस्पिटल। तो यहाँ जो हमारे पास इन चारों में से जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो है ऑप्शन नंबर ए पर मायो हॉस्पिटल।